चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब वी आर ऑन लेक्चर नंबर 38 एंड दिस विल बी गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, क्योंकि इसमें आप एक ऐसी टेक्निक सीखने वाले हैं जो आपके लॉन्गर रन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में काम आएगी। ठीक है, उससे पहले थोड़ा प्लॉट बनाते हैं अपने लेक्चर का। हम इस लेक्चर में कौन सी टेक्निक स्टडी करने वाले हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन वो टेक्निक करती क्या है? वो टेक्निक करती है कैरेक्टराइजेशन। इन फैक्ट देयर आर लॉट्स मेनी टेक्निक्स व्हिच आर एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द प्रोटीन, जिसमें से बहुत सारी टेक्निक्स में से कौन कौन सी है ऐसी? इलेक्ट्रोफोरेसिस आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं इन सारी टेक्निक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उसके बाद प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग अभी हमने कुछ ही लेक्चर पहले स्टडी किया था। ये आई थिंक मेरी राइटिंग आज बहुत गंदी आ रही है बोर्ड पे, नेवर माइंड, आ रही है बस, उतना काफी है। ठीक है, उसके बाद है 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये आप आपके क्लास 11 में स्टडी करके आ चुके होंगे टेक्निक। उसके अलावा उसके बाद आएगी हमारी प्रोटीन सीक्वेंसिंग, ये हम स्टडी कर चुके हैं सैंगर मेथड के अंडर। ठीक है, अब जो इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज दिस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इस टेक्निक को डिटेल में देखेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं कई जगह, स्पेक्ट्रोमेट्री भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, आप देखो ये टेक्निक क्या है। वन ऑफ द पावरफुल टेक्निक in order to determine the proteins on the basis of the difference in their charge, that is the basic principle of this particular technique, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि this is a technique which is used to identify the proteins on the basis of their mass. It is a powerful technique because it can determine the protein that is present even in the picomole. ठीक, पावरफुल टेक्निक आपने इसको क्यों बोला? वो इसलिए क्योंकि आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन के लिए आप इसको, अगर आपका प्रोटीन पिकोमोल्स की क्वांटिटी में है तब भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाम से समझेंगे कि क्या मतलब है। देखो, मास स्पेक्ट्रोमेट्री या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये जो मास आ रहा है यही है इसका बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन बट नॉट सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मास, but it determines it on the basis of what? On the basis of mass is to charge ratio. That is why it is a powerful technique or very appropriate technique that is used by the researchers in order to determine the protein or peptide sequence in the proteins present. ठीक, अब ये आई थिंक समझ में आ गया होगा कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है। आप धीरे धीरे बढ़ेंगे इसकी वर्किंग के ऊपर। तो एनालिटिकल डिवाइस है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सॉरी, एनालिटिकल डिवाइस है। 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसके। ये 3 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला आता है हमारा आयोनाइजेशन सोर्स। अभी समझाऊंगी मैं सबका इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले आएगा आयोनाइजेशन सोर्स, दूसरा आएगा हमारा एनालाइजर और तीसरा आएगा डिटेक्टर। दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस एनालिटिकल डिवाइस दैट इज नोन एज मास स्पेक। ठीक, अब देखो बेसिक प्रिंसिपल, द चार्ज, देखो मास इज टू चार्ज के रेशियो पर सेपरेट करता है, लेकिन जो प्रिंसिपल आप एम्प्लॉय करते हैं वो ये है कि द चार्ज्ड पार्टिकल्स, ध्यान से सुनिएगा, charged particles behave differently in a fixed electric and magnetic field which differ by their mass. ठीक है, आपने इस पर्टिकुलर डिवाइस में, अभी देखेंगे आप उस डिवाइस में आप कैसे फिक्स्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। आप उस फिक्स्ड
फील्ड में चार्ज्ड पार्टिकल्स को आप चार्ज कहाँ करेंगे? आयोनाइजेशन सोर्स के थ्रू, बिकॉज द सैंपल दैट नीड्स टू बी एनालाइज्ड इज टू बी इन द गैसियस फॉर्म. दिस इज अ प्री रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एनालिटिकल डिवाइस, राइट? तो आपने आपके सैंपल को वेपोराइज फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसको आयोनाइज किया. आयोनाइज का मतलब आपने उसको एक पर्टिकुलर चार्ज दिया. अब आपके पार्टिकल्स चार्ज हो गए. जिस डिवाइस के थ्रू वो पास करेंगे उस पे आपने फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो आपने फिक्स कर दिया, ठीक है? तो उस फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड में आपने आपके चार्ज पार्टिकल्स को जब पास करवाया तो ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज दे हैव अ डिफरेंस इन deflection, which is in turn analyzed and hence detected by the computers and data is fed accordingly. Okay, so this is the principle of this particular technique. आप इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को परफॉर्म करने से पहले आपको कुछ और प्री टेक्निक्स भी परफॉर्म करनी पड़ेंगी, ठीक है? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको आपका प्रोटीन आइसोलेट करना पड़ेगा, है ना? क्रूड एक्सट्रैक्ट से कैसे, देखो मैं यहाँ पर साइड में लिख रही हूँ, ठीक है? उसके बाद बोर्ड रब करके पूरा बताऊंगी कि कैसे मास स्पेक का फंक्शनिंग कैरी ऑन होती है बेस्ड ऑन दी डायग्राम, ठीक है? तो सबसे पहले यू विल सेपरेट योर प्रोटीन फ्रॉम क्रूड एक्सट्रैक्ट यूजिंग 2D electrophoresis, right? Now what happens is protein spots will be formed and those are digested by means of proteases in order to obtain short peptides. Then peptides are separated using liquid chromatography or ion exchange chromatography. This is LC is liquid chromatography and IEC is ion exchange chromatography. Then they are analyzed by this mass spectrometry. This is the basic, or these are the basic techniques which are carried in order to, before the analysis through this mass spectrometry, ठीक है? अब देखो जरा वर्किंग कैसे होगी इसकी ऑन द बेसिस ऑफ या थ्रू दी डायग्राम. आई होप कि इतना तो समझ में आ ही गया होगा. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट देन एंड देयर इटसेल्फ. ओके, वेट मत करना लेक्चर के एंड तक खत्म होने के लिए, क्योंकि फिर और भी चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? मैंने अभी आपको बताया कि दिस मास स्पेक्ट्रोमीटर एक्सेप्ट्स द सैंपल इन द वेपोराइज्ड फॉर्म एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग गोज लाइक दिस. अगर चाहो तो साथ साथ में डायग्राम बनाते जाइए और इसी डायग्राम में ही चीजें नोट करते जाइए, जिससे कि आपको आसान हो समझने में, ठीक है? ठीक कुछ ऐसा दिखता है हमारा इंस्ट्रूमेंट, ऑल्दो इट सीम्स टू बी सिंपल बट इट इज नॉट दैट सिंपल, ठीक? सबसे पहला देखो चेंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. सबसे पहले यू हैव अ हीटिंग कॉइल विच हेल्प्स टू कन्वर्ट योर सैंपल इन द वेपोराइज्ड फॉर्म, राइट? मैं सारी चीजें लिख नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है, आपके पास ज्यादा है, तो आप उसी हिसाब से लिख लीजिए. बट हाँ, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, राइट? नाउ द चेंबर्स हैव वेरी थिन slits in between in order to make the sample pass through. ये हो गया हमारा हीटिंग कॉइल. हीटिंग कॉइल से सैंपल वेपोराइज हो गया. देखो अभी वेपोराइज हुआ है, आयोनाइज नहीं हुआ, ठीक है? वेपोराइज होके नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा एंड इन दिस पर्टिकुलर चैम्बर यू हैव व्हाट? You have the method of ionization and there are lot many methods. We will discuss one of the very important thing in this particular lecture itself. यहाँ पे होती है electron gun which actually ionizes the sample, ठीक है? I'll draw a gun, ठीक? So that your sample becomes charged and below it you have an electron collector too, जिससे कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं वो वेस्ट ना जाएं और आप इस इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में उसको कलेक्ट कर लें,
ठीक है, this is the electron gun which ionizes the sample, and you have an electron collector in at the bottom which will collect the extra electrons that are generated. Now your sample is ionized and it is having a positive charge. ठीक, अब क्या होगा, these positively charged particles goes through another chamber. Now the basic thing or the most important things comes into picture. You have to create environments such that these particles are allowed to move in this direction because you have a magnetic field fixed here, right? तो आपको ऐसी conditions generate करानी पड़ेंगी purposefully so that the particles are deflected in this, or they are allowed to move in this particular direction. So you will apply electric field in the third chamber, which is this particular chamber, right? You have the electrical field that is generated and it directs the movement of the electrons. This is the direction of the charged particles. Now what do you have? You have very large magnets that are applied here and they will provide a magnetic field. ठीक, इसी मैग्नेटिक फील्ड की देखो यहाँ पर, यहाँ तक आपके जो फ्रैगमेंट्स हैं, जो भी आयंस हैं, वो फ्रैगमेंटेड नहीं हुए. अब आप मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर पोर्शन में अप्लाई करेंगे जिससे कि आपके जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो फ्रैगमेंट हो जाए और डिफरेंस इन मास की वजह से यहाँ पर डिटेक्ट और एनालाइज हो. यू हैव अ डिटेक्टर दैट इज फिक्स्ड हेयर, okay, which is in turn connected to a computer so as to analyze the data that is generated. ठीक, समझ में आया? अब इस मैग्नेट के कुछ और यूजेस, यहाँ तक तो आई थिंक इजी है, प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, है ना? अब आपने इस मैग्नेटिक फील्ड को लगाया जिससे कि एक तो आपके जो आयंस हैं या जो भी आपके मॉलिक्यूल्स बने हैं वो फ्रैगमेंट हो जाएं. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड को लगाने के कुछ और पर्पसेस वो हैं in order to eliminate the neutral particles. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आपने आपका सैंपल यहाँ पर वेपोराइज किया और फिर उसको आयोनाइजेशन चेम्बर में डाला तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर आयंस होंगे जो आयोनाइज नहीं हुए होंगे. तो अगर वो भी यहाँ से डिटेक्टर में डिटेक्ट होंगे तो इट विल क्रिएट नॉइज ड्यूरिंग द एनालिसिस पार्ट, राइट? सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इन टर्न neglects these neutral molecules, or it eliminates the neutral molecules that are present if at all in this particular chamber, right? दूसरा जो अभी हमने उसकी वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस की थी, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स बिहेव डिफरेंटली अंडर fixed electric and magnetic field. और कैसे डिफर करेगा वो, smaller the particle or molecular ion will with the higher mass is lesser deflected and vice versa, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर उसका मास ज्यादा होगा तो वो कम डिफ्लेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में और वाइस वर्सा. और उसी डिफ्लेक्शन के बेसिस पर वो यहाँ पर जो डिटेक्टर है वो उसको डिटेक्ट करेगा और फिर डेटा फीड करेगा. तो इसी के बेसिस पर मास इज टू चार्ज रेशियो के दम पर आपके जो आयंस हैं वो डिटेक्ट होंगे, एनालाइज होंगे और फिर उस बेसिस पर आप आपके अननोन प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आया कैसे मास इज टू चार्ज रेशियो को आप एम्प्लॉय करके आपके प्रोटीन्स को कैरेक्टराइज कर रहे हैं, right? This is the basic thing of the mass spec. Now another point or another very important you can say again an analytical technique that comes into picture is this method of ionization.
बहुत सारी ऐसी आयोनाइजेशन की टेक्निक्स हैं जो आप एम्प्लॉय करते हैं इन ऑर्डर टू मेक योर सैंपल आयोनाइज। उसमें से जो बहुत कॉमनली आज के टाइम पर यूज की जाती है दैट इज माल्डी। अगर इसकी फुल फॉर्म याद हो गई तो टेक्निक क्या है अपने आप याद हो जाएगी। आई थिंक डायग्राम सभी ने बना लिया होगा, तो आई जस्ट erase this so as to make you understand of the Maldi technique। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, रिपीट मोड पे जाके लेक्चर को सुनो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आई नो लगेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अगर पहली बार में समझ में नहीं आ रहा तो नीड नॉट टू वरी, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके, चलो माल्डी की फुल फॉर्म। मैट्रिक्स associated laser desorption आयोनाइजेशन, दो चीजें आप यूज कर रहे हैं और उनके प्रिंसिपल पर ये टेक्निक काम करेगी। वो दो चीजें हैं, ये मैट्रिक्स और दूसरा है ये लेजर। ठीक है, मैट्रिक्स को यूज करके और लेजर बीम के थ्रू आप आपके सैंपल को आयोनाइज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, पहले तो ये देख लो किसने डिस्कवर किया है। तो डेवलप्ड बाय, नाम मुझे भी याद नहीं हो पाया है अभी तक, बस लिख लो। ठीक है, एग्जाम से पहले पढ़ के चले जाना नाम, कैरस एंड हिलेनकैम्प। ईयर भी लिख लीजिए 1988। ठीक, इस ईयर में इसको डेवलप कराया गया था। अब देखो क्या है वर्किंग प्रिंसिपल इज यू allow the dissolution of your sample and this matrix in two different solvents, which in turn leads to co-crystallization of your sample with the matrix। उस sample matrix picture पर you just allow the laser beam to pass through। the translational energy of the laser beam leads to the ionization of the sample। आई थिंक कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो डायग्राम देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यू हैव टू कंटेनर्स, you have two different solvents in these containers। in one of the container you allow your sample to be dissolved and in another container, मैं red से ही बना रही हूँ but I'll use different symbol, okay, so as to make differentiation। you allow your matrix to dissolve। ठीक है, you have here sample plus solvent, here you have मैट्रिक्स प्लस सॉल्वेंट। दोनों सॉल्वेंट्स अलग अलग हैं। अब आपने इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करके कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, where you have matrix as well as sample that is dissolved in two different solvents and are mixed। ठीक, दोनों चीजें हैं। Now you allow co-crystallization। अब ये co-crystallization क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी मैट्रिक्स है that is dissolved in the saturated solution। अगर यहाँ पर मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो इट इज 0.1 mg पर ml एंड इट विल बी 10 mg पर ml। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये सेटलमेंट। अब इसके बाद होगा को क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें सॉल्वेंट ऊपर ही रह जाएगा और हमारा मैट्रिक्स और सैंपल साथ में को क्रिस्टलाइज हो जाएंगे।
ठीक है। ये को क्रिस्टलाइजेशन क्यों? क्योंकि जो हमारी मैट्रिक्स थी उसको आपने सैचुरेटेड सॉल्वेंट में या सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया था। अब इस को क्रिस्टलाइज मैट्रिक्स सैंपल मिक्सचर को आप निकालेंगे और उसके ऊपर फोकस करेंगे हमारी लेजर की बीम। उससे पहले जो कॉमनली यूज मैट्रिक्स मटेरियल्स हैं उनके नाम भी देख लीजिए। आई नो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट आई कांट हेल्प इट, क्योंकि अगर एक ही लेक्चर में मैंने ये पूरा नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स के कुछ मटेरियल्स, निकोटिनिक एसिड, DHB की फुल फॉर्म डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, उसके अलावा सिनेमिक एसिड के डेरिवेटिव्स, ये कुछ ऐसे कॉमन मैट्रिक्स मटेरियल्स हैं जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, आप देखो इस को क्रिस्टलाइजेशन को, चलो जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करूंगी मैं। को क्रिस्टलाइजेशन जो आपका मैट्रिक्स प्लस सॉल्वेंट मिक्सचर है उसको आपने डाला है माल्डी प्लेट पर। आई रब दिस पार्ट। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रही हूं मैं। ठीक, ये हमारा माल्डी प्लेट, इसके ऊपर आएगा आपका मैट्रिक्स और सैंपल का को क्रिस्टलाइज मिक्सचर, and then you allow the irradiation of the laser beam. That is how the name goes. ठीक है, लेजर बीम का जो इरेडिएशन है उसकी भी एक फिक्स नैनोमीटर रेंज होती है वेवलेंथ की, दैट इज 337 नैनोमीटर। ठीक है, तो इस लेजर बीम को जब आप इस पर इरेडिएट करेंगे तो इट विल हिट द सैंपल। ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ दिस लेजर बीम लीड्स टू द प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन ऑफ द सैंपल, और वो हो गया आयोनाइज। अब उस आयोनाइज्ड सैंपल को आप आपके मास स्पेक में भेजेंगे। ठीक, आई नो कि लेक्चर शायद थोड़ा बोरिंग लगे, बट आई कांट हेल्प इट बिकॉज यू हैव टू लर्न द टेक्निक एट एनी हाउ। एंड लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, आई डोंट नो व्हाई यू पीपल आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। इफ यू विल नॉट डू दैट यू विल फेस प्रॉब्लम अहेड, एंड ट्रस्ट मी यू विल फेस दैट। ठीक है, तो ये जो है हमारा, अब ये लेजर बीम से आयोनाइज होकर ये जो मैट्रिक्स है वो वहीं पे रह जाएगी। मैट्रिक्स से जो सैंपल है हमारा वो प्रोटोनेट या फिर डीप्रोटोनेट होगा, उसको मास एनालाइजर में भेजेंगे और उस मास एनालाइजर को आप TOF यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइजर बोलते हैं। अलग तरीके का डिटेक्टर और एनालाइजर फिट करते हैं आप आपकी मास स्पेक मशीन में, जो हमने लास्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, इन ऑर्डर टू गेट होल्ड ऑन द मास ऑफ द प्रोटीन दैट यू आर ट्राइंग टू डिटेक्ट। ठीक, क्योंकि ये टेक्निक इतनी प्रॉमिसिंग है, दैट इज व्हाई इट इज used widely to detect the unknown protein and their respective mass. Understood? So that's all for this lecture. Next lecture में आप जो चैप्टर है आपका खत्म ही होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने मार्केट पर फोकस करेंगे, यानी कि we will deal with the protein based products. Right? So that's all. We will meet again. Till then, take care. Have a good day. Bye bye. Thank you.